हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ये लिखा है। तो हमें केवल यहाँ पर द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, केवल द्विघात समीकरण बनानी है। जो कंडीशंस दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग, और फिर वहीं पे सवाल को छोड़ देना है। सवाल पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक आयताकार भूमि है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, और जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की जो है वो दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करने, चले लगाते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, और जो क्वेश्चन है वो दूसरे का हम लोग फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या मान ले रहे हैं कि माना चौड़ाई बराबर x हो गई हमारी। ठीक है, चौड़ाई हमने x मान ली है, तो लंबाई बराबर क्या होगी। लंबाई उसने कहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हमने चौड़ाई का दुगना कर दिया और प्लस एक कर दिया, मतलब कि लंबाई हमारी क्या हो गई, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दो, चौड़ाई हमारी हमने x मानी थी, प्लस के 1, ये हो गया 2x और प्लस के 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, 528 ही है, 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ऊपर से इसने कहा है कि आयताकार है, जो हमारा भूखंड है वो आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल तो पहले से दिया है, और लंबाई और चौड़ाई के लिए कंडीशंस कुछ दी गई हैं। तो हमें, अगर हम यहाँ से चौड़ाई के लिए x का मान निकाल लें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर चौड़ाई तो आ ही जाएगी, लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इस ये जो पोर्शन है ना इस वाले को, इसे इधर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे थोड़ी सी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल, और लंबाई हमारी कितनी है, 2x प्लस 1 हमारी लंबाई है, और चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, और इक्वल टू क्षेत्रफल हमारा ये दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस के x। इस 528 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 528 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो हमारी है कैसी समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण। अब यही तो हमें कहा गया था कि द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है ना, तो हमने द्विघात समीकरण बना दी है। इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि क्या हमें आगे सॉल्व करना है कि नहीं, बस समीकरण के रूप में हमने बना दिया है। तो ये जो हमारी है द्विघात समीकरण इसकी बन चुकी है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण। चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट हमारा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, क्रमागत जो पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक माना क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएंगे, x मान लिया एक तो, और दूसरा है हमारा x प्लस 1। ठीक है, दो पूर्णांक हमने मान लिए, क्रमागत कहा गया है इसलिए एक को x माना है और दूसरे को x प्लस 1 माना है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि जो उनका गुणनफल है वो 306 है। आप लोग बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। x और x प्लस 1, मतलब कि जो गुणनफल है गुणा करने पर क्या आता है, 306 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस x, 306 को लेफ्ट साइड में लेते आइए, इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, द्विघात समीकरण बन गई। हमें केवल यहीं तक बनाना था। तो जो ये हमारा सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि जो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इस वक्त तो जो है 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का जो गुणनफल है 30 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए भी हमें समीकरण बनानी है और समीकरण बनाकर ही छोड़ना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहले कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई हमारी x। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर हो गई x, ठीक है ना। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जो है 26 वर्ष उससे बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 26। ये हो गई रोहन की जो माँ है उनकी वर्तमान आयु। उसके बाद क्या कहा गया कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ, क्या लिखा गया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब से 3 वर्ष पश्चात की पहले हम लोग आयु निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पहले 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, x प्लस 3 हो जाएगी। और 3 वर्ष पश्चात ही अगर हम रोहन की जो माँ है उसकी आयु की गणना करें तो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 26, ये तो पहले से ही थी, और प्लस के 3, तो ये हो जाएगा x प्लस के 29। ये हो गई रोहन की जो माँ है उसकी आयु। उसके बाद हमें प्रश्न से क्या दिया गया है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख ले रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्रश्न से, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया है कि दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल। तो दोनों की आयु जो है उनका गुणनफल कर लेते हैं। ये रोहन की आयु थी x प्लस 3, ये रही। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 आई थी और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 आई थी, और x प्लस 29, ठीक है ना। ये हो गया, कितना दिया गया है गुणनफल उनका, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360, ठीक है ना। वर्ष पश्चात जो गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, 360। अब हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन जो है इनकी मल्टीप्लाई करके हमें द्विघात समीकरण बना लेनी है। तो x की x में गुणा करेंगे हो गया x स्क्वायर, x की 29 में गुणा करेंगे हो गया 29x, 3 की x में गुणा करेंगे हो गया 3x, और 3 की 29 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 87, 9 27, और 3 दूनी 6 और 2 8। इस 360 को भी हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, बराबर कितना हो गया 0। अब x स्क्वायर 29 और 3 को जोड़ लेंगे, प्लस के हो गया हमारा ये 32x, और 360 में से 87 घटाना है, हो जाएगा हमारा 273 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये भी हमारी जो है द्विघात समीकरण बन गई है। और हमें यही करना था कि हमें इसमें द्विघात समीकरण बनाकर ही इसको छोड़ देना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 4। इसमें क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। ये हमारा समय हो गया। मान लिया हमने कि जो चाल है वो x है, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हमारी चाल हो गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे पहले इससे। समय बराबर हमारा क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, पहले 480 किलोमीटर दी गई है, और चाल हमारी है x, ठीक। ये जो समय है हमारा, इसको हम t मान लेते हैं कि ये हमारा t है, ये समय। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसने कहा है कि अगर इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ठीक है ना, जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो अब समय कितना हो गया है, t प्लस 3 हो गया है, और चाल हो गई है कम। तो नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल हो गई हमारी x माइनस के 8, ठीक है ना। इसने कहा कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती,
और दूरी तो अब भी हमें 480 किलोमीटर ही जाना है, ठीक है ना, 480 किलोमीटर ही जाना है। अब समय कितना हो गया, समय हो गया 3 घंटा अधिक। पहले टी समय लगता था, अब उससे 3 घंटा अधिक समय लगेगा। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कि दूरी बटे चाल, समय बराबर हमारा क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो ये समय के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दूरी बटे चाल, ठीक है ना, जो हमारी नई वाली दूरी है, जो हमारी नई वाली दूरी है और जो नई वाली चाल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टी। टी हमारा पहले क्या आया था, 480 बटे एक्स, हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि चाल तो जो पहले वाली थी उसी में, मतलब समय जो पहले लगता था, समय अब भी वही है, बस 3 घंटा क्या है, ज्यादा है उससे। तो हमने वही समय लिखकर उसमें 3 घंटा ऐड कर दिया है। दूरी कितनी हो गई है, अब दूरी तो हमारी 480 ही रही है, 480, पर जो हमारी चाल है वो बदल गई थी, चाल जो है 8 किलोमीटर कम हो गई थी। तो यहाँ पे x माइनस के 8 इक्वल टू, ये हम राइट साइड वाला सेम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। 480 अपॉन x माइनस 8, ये तो हमारा पहले से था, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से 480 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस के 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू कितना हो गया 3। 480 हमारा ऐसे ही रहेगा, x माइनस के 8 और x जो हमारा है इसको हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा x माइनस के 8 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना। 480 फिर ऐसे ही रहेगा अभी तो, ये हो जाएगा x माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के x और प्लस के 8, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस के 8 और इक्वल टू 3। x से हमारा x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारा केवल 8, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है यहीं पे इसको लिख लेते हैं कि 480 मल्टीप्लाई 8 और अपॉन x माइनस के 8 इक्वल टू 3। तो इसको ऐसे करते हैं, इन दोनों की जगह जो है हम बदल लेते हैं या फिर ऐसे तिरछी गुणा कर लेते हैं, जो भी आप लोग सही समझे उस तरीके से कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे भेज दे रही हूँ, ये हो गया हमारा 3 और x माइनस के 8 इक्वल टू 480 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, ऐसे लिख लेते हैं 480 मल्टीप्लाई 8, ठीक है ना, और x माइनस के 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन जो ये 3 था ये यहाँ आ गया। अब इस 3 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 160 टाइम, और ये x माइनस 8 हमारा अब भी ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1280, ठीक है ना, 100 नहीं 1280, ये हो गया हमारा, ठीक है। राइट साइड पे चल रहा है अभी, ये ऐसे इक्वल लगा है, यहाँ भी हम इक्वल लगा लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख के पहचान ही गए होंगे कि ये क्या हुआ, हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसकी 4.1, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर चुके थे और सेकंड क्वेश्चन हम लोग अब सोल्व कर चुके हैं। तो ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।